नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, दो लाइनें हैं। जी। कानों में जो अल्फाज के सम घोल रहा है, मालूम है कि सच बोल रहा है। वाह वाह। सम का मतलब सर जहर होता है शायद। सर, एक कहानी है छोटी। नेताजी शर्मिंदा। अच्छा अच्छा, अरे वाह, नेताजी शर्मिंदा होते हैं? नेता को कभी किसी ने शर्मिंदा नहीं देखा होगा। वो तो शर्मिंदा ही नहीं होते। तो आज नेता शर्मिंदा है हाँ, आपकी कहानी में, चलिए तो भाई। यही एक प्रजाति है जो शर्मिंदा नहीं होती है। तो एक नेताजी थे, हम्म, तो वो शर्मिंदा थे। खबर उड़ी हम्म, पूरे इलाके में। हम्म। सबने कहा भाई नेताजी शर्मिंदा है। हैरत शर्म की बात है। हैरत की बात है। तो सब एक लोग थे, तो उनकी पत्नी खाना बना रही थी, तो उनका भाई खाना निकाल दो, ऑफिस जाना है। तो कहीं खाना वाना बाद में खाना, पहले हमको चलो शर्मिंदा नेता दिखाओ। हमने अपने जीवन में कभी शर्मिंदा नेता नहीं देखा। अच्छा। तो भाई मजबूरी थी, खाना खाना था, तो कहे ठीक है, हम ऑफिस से लौटेंगे तो दिखा देंगे शर्मिंदा नेता। तो इसी तरह पूरे इलाके के लोग आए नेताजी जंगल के आवास। जंगल की आग की तरह फैल हाँ, गई खबर कि कि आज नेताजी नेताजी शर्मिंदा। शर्मिंदा। तो सब आए नेताजी के यहाँ। तो नेताजी के चिंटू मिंटू बाहर खड़े थे। हम्म, उन्होंने कहा भाई इतने लोग क्यों आए हो? तो कहे भाई शर्मिंदा नेता हम लोगों ने नहीं देखा, और नेताजी शर्मिंदा है। बड़ी बड़ी घटना हो हाँ, जाती है, वो दौरे पे निकल जाते हैं। तो हम लोग आए हैं आश्वासन देने में। हम्म, तो चिंटू ने कहा भाई देखो, ओन रिस्क पे जाओ, अपने रिस्क पे। अगर नेताजी गुस्सा हुए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, नेता शर्मिंदा है तो देखने तो जाना पड़ेगा। सब गए नेताजी के पास। हम्म, तो नेताजी आंगन में सीढ़ी पे बैठे थे, हम्म, मुंह पे हाथ रखे छुपाए। हम्म। तो सन ने पूछा भाई नेताजी क्या हुआ? तो नेताजी ने धीरे से कहा आज मैं शर्मिंदा हूँ। तो जो भीड़ थी उसमें से एक ने कहा क्या, क्यों भाई शर्मिंदा है? वो क्यों शर्मिंदा है? 1 अप्रैल था इसलिए शर्मिंदा है। बोले नहीं नहीं। हाँ, दूसरे ने पूछा वो 22 तारीख को पहलगाम में हो गया था इसलिए शर्मिंदा है। बोले ना। हम्म। फिर एक ने पूछा भाई मणिपुर नहीं गए थे इसलिए शर्मिंदा है। ओहो, अब आप जो है नेताजी तो की नेताजी का ना शर्मिंदगी। ना इसकी वजह से भी नहीं शर्मिंदा हूँ। अच्छा। तो एक ने सरकार के खींचते हुए पूछा आखिर में यार नेताजी ये बता दो कि काहे शर्मिंदा हो, जब न मणिपुर पे शर्मिंदा हो, न पहलगाम पे शर्मिंदा हो काहे पे शर्मिंदा? हाँ, तो नेताजी ने कहा देखो ऐसा है भाई, आज मैंने रात में बहुत विचार किया। हाँ, नेता लोग विचार करते ही हैं सर। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे ये लगा कि मैंने जीवन में सारे काम किए हम्म, जिससे मैं विश्व गुरु बन जाऊं, हम्म। लेकिन मैं शर्मिंदा मैं नहीं हुआ था कभी। मैंने अच्छा। सोचा आज शर्मिंदा हो जनता गया। के बीच ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ मंत्री हमारे देश का लीडर जो है शर्मिंदा भी हाँ, होता कभी है, कभी होता है। कभी कभी होता है। तो इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो इस कहानी का लब्बो लुबाब ये है कि नेताजी शर्मिंदा हुए हम्म, और पूरा देश उन पर शर्मिंदा है। अरे वाह। आते हैं सर आज के मुद्दे पे। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी। अब एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया देश में। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शशि थरूर शुरू हो गया है। ऑपरेशन, हाँ। शशि थरूर। शशि थी। अब वो 51 लोगों की एक टीम बनी है सांसदों की, उसमें कुछ डिप्लोमेट भी हैं और उनको। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था हम्म, 36 सांसद तो मैंने सुने हैं, हाँ और पांच के आप 5-6 का नाम बता रहे थे। कल की जो लिस्ट हुई थी उसके मुताबिक आप बता जी। रहे थे कि उसमें शशि तो थरूर भी। उसमें है ये सर कि वो जो है 51 राजनेता 33 देशों में जाएंगे राजधानियों हम्म, में। उनमें बड़ा खींचतान हुआ शशि थरूर के नाम को लेकर। कल हमने चर्चा भी की थी। अब उसमें मनीष तिवारी का भी नाम जुड़ गया है, और लोगों का भी नाम जुड़ गया है, वो ऐसी भी हैं। अच्छा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है उसमें एमजे अकबर भी है। हाँ, हाँ। मी टू वाले, अगर लोग भूल गए हो तो। वो मोदी जी के पहले कार्यकाल में मंत्री हुआ करते थे। एक मी टू का आंदोलन चला था छेड़खानी का, चलो। उसके बाद वो नमस्ते हुए थे। हम्म, लेकिन जो नहीं है वो अखरने वाली बात है सर, हम्म, कि सपा से भी एक है। जहां का ये मुद्दा है जम्मू कश्मीर, हम्म, वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब आते हैं। और हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि 98 में भी और 2004 में भी वो गए थे। हम्म, अटल जी ने भी एक बार उनको भेजा था। हम्म, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं, उनको नहीं, नहीं बहुत लिया गया। जानकार भी है इंटरनेशनल। और सोशल मीडिया पे चर्चा ये भी है कि ये जो मोदी जी ने प्लान बनाया ये कपिल सिब्बल की सलाह पे बनाया। कपिल सिब्बल ने कहा था, कपिल सिब्बल को नहीं लिया गया। और एक बड़ी मजेदार बात है इसमें, निशिकांत दुबे जी भी है। हाँ। अब निशिकांत दुबे जी आज शायद अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हो। उन्होंने मुसलमानों को लेकर पता नहीं क्या क्या ट्विटर पे लिखा है कई बार। अच्छा, आप हटा रहे हैं कि अब ताकि। उनको भेजा जा रहा है सऊदिया, मुस्लिम कंट्री में। अब अगर वो ट्वीट वहां किसी ने दिखा दिया उनको, तो दुबे जी क्या देंगे जवाब? और एक सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया है
कि कंगना रनौत को भी भेजा जाए हाँ, डेलीगेशन अगर पे। शशि थरूर जा रहे हैं, हाँ मतलब काफी शौकीन मिजाज आदमी है। हाँ, उन्हीं के लिए मोदी जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हाँ, तो तो शशि भाई थरूर के लिए तो ये होता भाई उनके काफिले में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो दोस्त बन के रहे उनके साथ। हाँ, तो भाई कंगना जाएंगी तो वहां बताएंगी कि 2014 के बाद देश कैसे आजाद नहीं, हुआ। कंगना को शामिल तो नहीं किया गया। ना ना, नहीं नहीं, वो नहीं। तो सर, अब एक मामला बहुत तेजी से उभर रहा है आजकल, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का बहुत जमा तेजी से हाँ है। हाँ हाँ। आपको भी याद होगा सर कि अभी महाकुंभ था तो प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने करोड़ों रुपया फूका यूट्यूबर्स के ऊपर कि उसको प्रचारित किया जाए। प्रचारित किया जाए। हम आप पत्रकारिता करके चाहे इतना निकट ना पहुंच पाए बड़े नेताओं के, जैसे उदाहरण के तौर पे वो रणवीर इलाहाबादिया, ऐसा कोई भाजपा का बड़ा नेता नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी तक ने इंटरव्यू दिया, हमको आपको नहीं मिलेगा। हम्म। तो मैडम थी, तो मैडम अपना ज्योति मैडम। ज्योति मैडम गई पाकिस्तान, 2-3 बार गई वीजा लेके, अब उन पर जासूसी का आरोप लगा है, 5 दिन की रिमांड में वो हैं ज्योति मल्होत्रा जी। उन पे बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नहीं, इसमें ये बताइए कि ये ज्योति को यहाँ से भेजा गया था पाकिस्तान, नहीं, ये अपने ऑफिशियली गई थी? ऑफिशियली क्या गई थी, ये वीजा लेके गई थी। नहीं, वीजा लेके गई थी तो मतलब ये कि सरकार के किसी उससे मशवरा करके गई थी कि हम वहाँ जाएं या कोई स्टोरी करें या क्या करें, किस लिए गई? ये अपने स्वेच्छा से गई थी। विजिट वीजा लिया था? हाँ, और वहाँ पे मिल गया इनको? हाँ, ये कई लोगों से वहां मिली, वहां पे मरियम उस शरीफ से भी मिली, अच्छा। उनके साथ भी फोटो है, जो पंजाब की मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री की लड़की हैं। अब इन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक इनका वीडियो तैर रहा है सर, जिसमें इन्होंने आज जब पहलगाम आतंकी हमला का जिक्र करते हुए ज्योति मल्होत्रा ने कहा है इस वीडियो में कि इसमें सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी होती है, वहां पर इतनी आर्मी और पुलिस की फोर्स होती है, फिर ये चीज हुई है तो इसके लिए हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। तो इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जनता को भी वॉचफुल होना चाहिए। हाँ, इनके वो हिसाब भी से सब अपनी करती है। बंदूक और तोप लेके चले कि कहीं हमला हो तो अपना डिफेंस कर सके। हाँ, और सर आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आप हिंदूवादी हो जाइए, राष्ट्रवाद का गाना गाइए, झंडा फहराइए, हाथ में लेके उसका इंस्टाग्राम पे डालिए, आप भाजपा के बड़े नियर डियर हो जाएंगे। आपको याद होगा एलविस यादव सर, नोएडा वाला, जो सांप के जहर का व्यापार करता हाँ था, हाँ हाँ। वो भी बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था। अच्छा। इस तरह के आप, वो एक मोनू मानेसर, मोनू माने। वो भी राष्ट्रभक्त। तो ऐसे ही और अभी वो एक प्रेमिका वाला भी तो था, और भाजपा का क्या था वो, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पति को मार दिया था। हाँ, तो ये एक राष्ट्रभक्त का एक नया चलन है कि वो सेफ साइड मिल जाती है। क्या कहेंगे इस पर सर? अब देखिए, ऐसा है कि अजीब दौर चल रहा है लड़कियों को, तो ये मामला है कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, उस पर फेसबुक पर बड़ी जल्दी जुड़ जाती है, विदेशों में भी उनके हो जाते हैं। अब ये पहला वाला जो आपने बताया ज्योति वाला मामला, जो ज्योति का क्या कनेक्शन, किससे क्या फंसा है, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि क्या जासूसी कर रही थी, बताया मतलब जा क्या रहा है जानकारी दे कि रही जो थी वो। एजेंसियां बता रही हैं उसके लैपटॉप आई और मोबाइल फोन को डिकोड करके कि उसने पहलगाम हमले के बाद एक दानिश करके था जो पाकिस्तानी एम्बेसी भारत में था, जिसको भारत ने 22 तारीख के बाद निकाला था, उसको कुछ रिपोर्ट साझा की थी ज्योति ने। तो रिपोर्ट तो सारी अखबार में भी छपती है, लोग अपने सोशल मीडिया पर और ये बताते रहे कि मोदी भारत ये मीडिया तो करेगा, भारत भारत हाँ, को सबक सिखाएगा कि कभी जिंदगी में किसी को। और एस जयशंकर साहब का मामला ताजा वाला चल ही रहा है, राहुल और गांधी ट्वीट किए हैं। हमारे विदेश मंत्री जी तो खुद ही कह बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही से आगाह कर दिया था, सूचित कर दिया था कि हम हाँ हमला करेंगे। अब आप सफाई में वो ये कह रहे हैं कि हमला करेंगे, मतलब हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला हाँ, करेंगे। मतलब हम बता के हाँ, आएंगे तुमको देश पर मारने। नहीं बताया, हाँ बता के आएंगे। तो अब उसको लेके अपने ही शहर में यहाँ पर जो आज बहुत से लोगों ने मुझसे ये और चर्चा सर की आपको याद होगा यही है कि जैसे साहब आप तो ऐसे जासूस जो है वो तो खुद ही बैठे हुए हैं घर के अंदर। और सर यही जयशंकर थे जिन्होंने चीन के बारे में कहा था कि भाई चीन बहुत ताकतवर है, मुझसे नहीं लड़ सकते। हाँ, और उससे पहले ये कह चुके थे जब चीन घुसपैठ कर रहा था, हाँ, तो ये विदेश मंत्री का बयान आ गया था कि चीन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर देश है, उसकी सैन्य क्षमता हमसे बहुत ज्यादा है और हम उससे मुकाबले में नहीं है, जी तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जी। तो इस तरीके से ये विदेश मंत्री के बयान को तो जनता के बीच बहुत ही गलत संदेश दिया। मुझसे आज बहुत से लोगों ने इस बात को पूछा, कह रहे आपने सुना, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए कि ये बात सही है कि गलत है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चल तो रहा है
कि विदेश मंत्री ने ये कहा है पाकिस्तान से कि हम आप तुम्हारे यहाँ हमला करेंगे। तो आप बताइए, एक बहुत बड़ा कद का मंत्री कैबिनेट का ये कह रहा है और जनता के बीच जा रहा है, जनता तो बहुत असमंजस में पड़ी हुई है। अब सर एक बड़ा विचित्र मामला आया है एआई का। एक हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं जॉर्ज क्लूनी। तो सर हुआ क्या कि एआई से फर्जी का जॉर्ज क्लूनी का एक महिला से 11 लाख रुपए ठग लिए गए। हुआ क्या कि आवाज और चेहरे की हूबहू नकल करते हुए एक डीप फेक वीडियो तैयार किया गया। इस वीडियो में क्लूनी महिला से बात करता, मुस्कुराता और पलके झपकाता नजर आया। इसमें डीप फेक का मतलब ये हमें लग रहा है कि बहुत ही मतलब जैसे होता है ना धुंधला टाइप का हो कि लगे आदमी वही है लेकिन है डुप्लीकेट, फेक है। अब इसमें हुआ क्या कि महिला ने फेसबुक पर एक प्रोफाइल देखा जो खुद को जॉर्ज क्लूनी का ऑफिशियल अकाउंट बता रहा था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और करीब 6 हफ्तों तक महिला को एआई से तैयार की गई नकली वीडियो कॉल्स और मैसेज मिलते रहे। महिला को ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि वह असली एक्टर है। धीरे धीरे क्लूनी बने ठग ने महिला से भावनात्मक जुड़ाव बनाना शुरू किया, महिला को भरोसे में लिया और जॉर्ज क्लूनी अपनी पत्नी से अलग होना चाहता ये कहा और उसकी आर्थिक मदद की उसको जरूरत है ये भी कहा जॉर्ज क्लूनी के एआई ने। उसके बाद महिला से उसने फाइन क्लब कार्ड काम नहीं कर रहा ये कहा और पैसे मांगे। अब उसके बाद इस भरोसे के लगाव का फायदा उठाते हुए ठगों ने महिला से 10,000 पाउंड यानी 11,30,000 रुपए ऐंठ लिए। और सर इसी से मिलता जुलता एक घटना फ्रांस में भी जनवरी में सामने आई थी। क्या कहेंगे सर, ये एआई क्या कर रहा है? अब देखिए सवाल ये है कि इसमें जो है वो महिला लालच में आ जाती हैं, उसको नौकरी देने का भी वादा कर लिया कि तुम्हें नौकरी दे देंगे। ब्रैड पिट का भी एआई बन चुका है। हाँ, ब्रैड पिट का भी यही है। अब वो चूंकि हॉलीवुड का स्टार है उसको तो एक बहुत बड़ा ग्लैमर नजर आया तो वो उसमें फंस गई। वो नहीं समझ रही थी कि डीप फेक है मामला, ये करीब से नहीं देख रहे हैं। और अच्छा उसने अकाउंट भी जो भी देखा तो उसको बहुत लगा कि बहुत सब सही है। तो उसने मदद में उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी क्या मतलब एक तरीके का अपनी पत्नी को मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैं अब आपसे मैं दिलचस्पी रखता हूँ, आप हमें जो है थोड़ी आर्थिक मदद करिए, मेरा वो कार्ड काम नहीं कर रहा है और मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो आप उस बेचारी ने तो ये यकीन करके कि ये बिल्कुल सही हॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार हमारे करीब आ रहा है तो उसने जो है उसकी मदद में दे दिया 10,000 पाउंड रुपया। अब सर आते हैं विश्वगुरु पे अपने। आज एक सर मैंने निकाला, बड़ा शोध करना पड़ा, माथा लगाना पड़ा जी। अपने विश्वगुरु जो है उनके बारे में मोदी मीडिया कहती है, सारे भाजपा ही कहते हैं, विश्वगुरु खुद भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका लंका डंका बजता है और सब उनसे सलाह लेते हैं और बिल्कुल थर थर कांपती है दुनिया। और ये 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले हिंदुस्तान बिल्कुल गरीबों का, जाहिलों का, केलक पत्ता पहनने वालों का देश था। तो सर निकाला ये गया कि मोदी जी ने मई 2022 से दिसंबर 2024 तक यानी कि 2 साल में, दो क्या मतलब 2.5 साल के आसपास की अवधि में 258 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने ऊपर 38 विदेश यात्राओं में। और ये महान विश्वगुरु 88 यात्राएं 75 देशों की कर चुके हैं। और पहलगाम हमला हुआ तो किसी भी देश ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ 2 देश जिसमें से एक को देश की मान्यता भी नहीं है, इजराइल और अफगानिस्तान। ना रसिया उस तरह खुल के वो सामने आया, ना ब्रिटेन आया, ना अमेरिका आया। वो तो सब छोड़िए, हमारा एशिया जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी खुलकर साथ नहीं आए। बांग्लादेश तो आंख दिखा रहा था। नेपाल और आपका श्रीलंका, ये सब सारे देश जो है वो बिल्कुल ही शांत साइलेंट मोड पर है। अब सर सोचिए 2.5 साल में अगर 258 करोड़ रुपया विश्वगुरु खर्चा हो तो 11 साल का आंकड़ा निकला जाए तो क्या होगा। अब सर ये मामला पता कैसे चला? अब उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इतनी विदेश यात्रा उन्होंने की है कि हर देश में भारत की छवि बनाने में लगे। आज हम देख रहे थे लेकिन आज मौका जो आपने कहा कि मौका जो पड़ा पाकिस्तान से मुकाबले का जो आमने सामने, तो ये हुआ कि कोई देश ऐसा खुल के तो सामने नहीं आया। अब इजराइल और दूसरा जो आपका वो है तालिबान वाला देश का नाम है अफगानिस्तान, वहां से जो है मतलब देखिए जो भी हो उन लोगों ने भारत का सपोर्ट तो बहुत किया। अब सर 2018 का भी एक आंकड़ा हमने निकाला जी कि 2018 तक में लगभग 55 महीने में 92 देश मोदी जी घूमे और 2021 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 55 महीने में 92 देश घूमे थे। तो 92 देश वो और 88 देश ये, इतना मोदी जी घूम चुके और 2,500 करोड़ से ज्यादा फूंक चुके।
लेकिन पहलगाम हमले पे कोई नहीं खड़ा हुआ। अब ये मतलब नौबत, देश पर जब वक्त पड़ा तो हाँ, कोई सामने नहीं आया। अब सोचिए कि जब अब ये हाल है कि जैसे शादी ब्याह होता है या मोहल्ले में तो परिवारों में झगड़ा हो जाता है तो पंचायत बुलाई जाती है, तो कहा जाता है भैया जाओ उनका फलाने बुला लाओ, फलाने बुला लाओ, फलाने बुला लाओ। तो अब मोदी जी पंचायत करने के लिए 51 सांसदों को भेज रहे हैं 33 मतलब अप्रत्यक्ष राजधानी रूप में। से उन देशों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं हाँ, कि इसमें अब आप हाँ में हाँ मिलाइए। हाँ, और सबूत वबूत लेके जाओ, कोनो हिसाब से समझाओ, बड़ी इज्जत खराब हो जा रही है। मोदी जी अपनी इज्जत को लेके, इमेज बिल्डिंग तो के लिए ये बहुत कहें तैयार कि रहते हैं। इतने देशों ने भारत की बात पर हामी भरी है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है हम्म। और उसे जो है आतंकवादी देश घोषित किया जाए। अब इनका जो एक खर्चा है 2021 करोड़ रुपया 2018 वाला, इसमें 2000 करोड़ रुपया तो इनके खर्चा हो गया आने जाने विदेश के। और इसके अलावा मोदी की विदेश यात्रा के दौरान चार्टर उड़ानों, विमानों के रख रखाव, हॉटलाइन सुविधाओं पर कुल मिलाकर 2021 करोड़ है सर। ये स्थिति है हाँ नहीं, ये विश्व गुरु बात की। आपने बहुत सही उठाई कि इतना पैसा खर्च होने के बाद, इतने देशों की यात्रा करने के बाद, हद तो ये है कि जनता ने तो इनका वो वाला लाइव शो देखा ना, पूरा पूरा हाउडी मोदी, और मोदी का वो पूरा जब इलेक्शन में गए अरे थे पापक परिया चिल्लाती थी कि वोट, उन्होंने यूक्रेन का वार रुकवा दिया था। हाँ वोट मांगने के लिए, और फिर यूक्रेन की वार को उन्होंने फोन पर रुकवा दिया था, और सारी बातें दिखाई जाती थी कि भारत चाहेगा तो मोदी चाहेंगे तो विश्व गुरु हैं, जहाँ हाँ, जाएंगे हाँ, वहाँ जाएंगे। डंका डंका बजेगा। लेकिन यहाँ सवालिया निशान जरूर उठता है, जैसे कि आपने बताया कि किसी इजराइल और अफगानिस्तान के अलावा किसी और देश खुलकर कोई ने नहीं आया। खुलकर कोई बयान नहीं तो आया। सबने दिया, बयान अब तो हर आदमी देता है, देखिए, बयान तो सिंपैथी में दोनों, प्रोटोकॉल और होता दोनों है। के लिए दे रहे थे। हाँ, प्रोटोकॉल होता है कि भाई नफरत ना बढ़े, तनाव ना बढ़े। अमेरिकन राष्ट्रपति तो दोनों को अपना प्रिय दोस्त बता रहे थे, दोनों को महान देश बता रहे हाँ, थे। दोनों से कारोबार मतलब दोस्त के माने चिढ़ गए थे कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं हाँ, और करेंगे। 1500 साल से बता रहे थे दोनों का चल रहा हाँ, है युद्ध। कह रहे थे तुम लड़ोगे तो हम कारोबार नहीं करेंगे, और बाद में चिल्लाने लगे कि हमने कहा कि हमसे तुम्हें कारोबार करना है तो जंग मत करो। अब सर एक बड़ा मजेदार मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समंदर में फेंकने या उतारने का दावा किया गया है। अब यूएन इसकी जांच करेगा। अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका लगाई गई थी, अभी पिछले दिन उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज तो नहीं किया है, लेकिन अभी आगे इसमें सुनवाई करेगा। क्या कहेंगे सर? इसका में दावा किया गया था कि 43 रोहिंग्या को भारत सरकार ने जबरन म्यांमार डिपोर्ट किया और उन्हें तट से दूर अंतरराष्ट्रीय समंदर वाले इलाके में जहाज से उतार दिया, उतारा नहीं, फेंक दिया। फेंक दिया। इनमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ साथ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं थी। अब क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें जो खबर चल रही ये थी, 8 मई को मामला लगा था सुप्रीम हाँ कोर्ट में। ये तो आप समझ जाइए कि ये तो उसकी खबर ही दबा दी गई, हाँ, ज्यादा खबर नहीं चलाई गई। हाँ, देखिए, इंसानियत एक ऐसी चीज है कि वो अपने आप में लोगों को दर्द पैदा करती है। वहाँ पता चला था कि वो रोहिंग्या लोग जिस जहाज पर थे उनको आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, और उनको ले जाके जहाज में ढकेल दिया गया, जो खबर आई थी। अब उस पर जो कोर्ट में गए हैं रिट लेकर के कि साहब इसकी जांच हो कि कैसे क्या हुआ है, तो बहरहाल उसको ये दे दिया गया कि उतार दिया, जहाज से उतार दिया, फेंक दिया गया। और लाइफ जैकेट पहना के फेंक दिया गया था। याचिका में यही लिखा गया है। 31 जुलाई को सर ये फिर लगा है और 3 जजों की बेंच करेगी, क्योंकि जज साहब ने कहा कि चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों का प्रस्तावित डिपोर्टेशन अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए 3 जजों की खंडपीठ इसको सुनवाई करेगी। अब सर कल विजय शाह जी जो गटर छाप मंत्री हैं, उनकी कल सुनवाई लगी है 19 तारीख को, और उसी बीच उनकी मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ने का नाम नहीं, कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उन पर एक FIR और हो गई है। अच्छा। अब ये FIR हुई है बिहार में। अब नेताजी फंसे भगे भगे घूम रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर में हुई है। पक्की सराय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुजाहिद ताहिर उर्फ राजू नैयर ने CJM पूर्वी की कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। क्या कहेंगे सर? जिस तरह से राहुल गांधी के लिए सम्मन वारंट जारी हो जाता हाँ, है वो हट तो से, उनका तो हमें लग रहा है गिनीज बुक में नाम आने वाला है। हाँ, और अंत में जो है लोगों ने मतलब ये जब सवाल करना शुरू किया उनसे, तो मजबूर होकर राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि इस तरह के FIR को तो मैं मेडल समझता हूँ कि मेरे लिए मेडल है। जो मांग की है इन्होंने ताहिर साहब ने, उनके वो होना चाहिए उस पर कि उनकी बात को सुनी जाए, सुने कोर्ट की क्या है। अब उन्होंने जिस तरीके से उस कुरैशी को, सोफिया कुरैशी को, मतलब उसकी जो एक मतलब छवि खराब की है कि ये आतंकवादी की बहन है, और मोदी जी ने इसको जो है जहाज से भेजा है, मतलब ऐसे मतलब उसको बताने में, उसको बयान करने में अपने आप में कराहियत महसूस होती है।
घृणा लगती है कि इस तरह की कौन बात कर सकता है, कोई कर सकता है किसी की बेटी या बहू या बहन के लिए। लेकिन बहरहाल तो अब जाहिर है कि इस पर कोर्ट को सुनना चाहिए और सख्त एक्शन लेना अब चाहिए। सर एक हमने सोचा आप इससे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि शशि थरूर, जी। गुलाम नबी आजाद हम्म। और ओवैसी, इन तीन को मोदी जी ने क्यों चुना। और ये नौबत आ गई कि आज कांग्रेस भाजपा में न्यूनतम पैजार हो रही है। शशि थरूर आते हैं केरला से। केरला कांग्रेस का बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है और शशि थरूर जिसको हरा के आए हैं रेड्डी को, बहुत पैसा मजबूत आदमी था भाजपा से जो लड़ा था। तो शशि थरूर के मार्फत भाजपा, मुझे जो लगता है, वो केरला में अपना बेस बनाना चाहती है, लगी है बहुत साल से केरला में। ओवैसी को शायद इसलिए लिया है कि मुस्लिम वोट हम डाइवर्ट कर पाए, और गुलाम नबी आजाद को इसलिए लिया है शायद कि जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ पक्की कर पाए। हो आपका क्या सकता है, कहना है? नहीं बहुत सही आप ये आपने मुद्दा उठाया है, वो तो पूर्व मंत्री ही है हाँ, बस। और और उनको आज भी सरकारी बंगला मिला हुआ किस हैसियत से अरे पता वो नहीं। तो आपने देखा था कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कितना आग हाँ उगला था, तब जहर उगला था, तो उनको ये मान सम्मान मिला था, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद एकदम किनारे हो गए, उनको किसी ने पूछा नहीं, कश्मीर उन्होंने ही नकार दिया। लेकिन बहरहाल हाँ, गुलाम इस नबी पे मुद्दे पे ये ये तीन का क्या मुद्दा है? जो ये तीन जो है, ये जो समीकरण खेला गया है, हम्म, ये बिल्कुल आपने बहुत सही संकेत दिया है कि ये इशारा दिया है कि ये कहीं ना कहीं केरल में मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है। हाँ, केरल में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है और वहाँ के ऊपर अगर ये लह गया इनका फार्मूला, हम्म, इन तीनों ने जाकर के वहाँ पर कुछ कर लिया, हम्म, माहौल बनाया, हम्म, तो वैसे भी कारगर साबित होंगे बीजेपी के लिए, और वैसे भी अरे ये शशि थरूर भी और आज़ाद भी, हाँ, क्योंकि तीनों जो हैं वो कम से कम कांग्रेस के लिए अब तो काम करने वाले नहीं। बीच बीच में उनका कई मसला ऐसा फंसा भी जिसमें कानूनी अड़चन हाँ, आई। उनकी पत्नी का वाला हाँ, मामला। हत्या का हम्म। उसका और ये वो तो वो भी सब चल रहा है, उसमें भी वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा और करते सर रहते। मुझे याद है यही शशि थरूर है, इन्होंने बार मोदी जी के बारे में बयान दिया था कि मोदी जी वो बिच्छू हैं जो शंकर जी के ऊपर बैठे हैं, ना इनको आप हाथ से पकड़ के फेंक सकते हो ना चप्पल से मार सकते। ये वर्ड था, चप्पल से मारने वाला, ये हमारे मेरे वर्ड नहीं है, ये शशि थरूर जी के, आप लोग खोल लीजिए, आर्काइव में मिल जाएगा। वैसे शशि थरूर के बारे में सर एक चीज तो है, बहुत सॉलिड अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब उनकी अंग्रेजी समझने के लिए आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होनी चाहिए, इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते हैं। तो उनमें ये कशिश तो है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने का। उनके बारे में एक चुटकुला है छोटा सा सर, कि शशि थरूर कहीं बोल रहे थे तो जिस आदमी को लेक्चर दे रहे थे उसके पास डिक्शनरी नहीं थी, तो जब पूरा लेक्चर दे लिए शशि थरूर जी तो पूछे कि भाई बताओ कैसा लगा। हम्म। तो वो ये कहते कहते मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छा बोले, बहुत ही अच्छा बोले। अब चाहे आदमी समझ में ना आए लेकिन बोल रहा है मजबूरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।